नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सीटेट का अगला जो है प्रीवियस ईयर को डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो भी हमारे चैनल में नए आए हैं वो हमारे चैनल से जुड़े ताकि उनको जो है मैथ्स के टॉप 30 क्वेश्चन जो भी सीटेट में आपके आएंगे उसको आप सॉल्व कर सके। इसी प्रकार के जिस टाइप के मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सॉल्व करवा रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, तभी जो है आप जो है मैथ सीख पाएंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का। एक किराने की दुकान पर सामान की मूल्य सूची निम्न रूप में अंकित की गई है। 1 किलोग्राम चावल 70 रुपए का, काला चना 1 किलोग्राम 90 रुपए का, गेहूं का आटा 1 किलो 45 किलो का, पीसा हुआ धनिया 250 ग्राम 40 रुपए का, पीसी हुई मिर्च 250 ग्राम 60 रुपए का, 1 पैकेट नमक 25 रुपए का, बिस्किट 1 पैकेट 20 रुपए की। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आशीष को 5 किलोग्राम चावल, 5 किलोग्राम गेहूं का आटा, 250 ग्राम पीसा हुआ धनिया, 250 ग्राम पीसी हुई मिर्च, 2 किलोग्राम चने और शेष बचे हुए रुपयों से बिस्किट के पैकेट खरीदने हैं। यदि उसके पास 1000 रुपए है तो वह कितने बिस्किट के पैकेट खरीद सकता है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन को शुरू से करते चलते हैं। कह रहा आशीष ने 5 किलोग्राम चावल, 5 किलोग्राम चावल मतलब 7 को क्या किया हमने, 70 को 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो 7 बचे 35। 5 किलोग्राम चावल 350 रुपए का जो है उसने खरीदा। उसके बाद जो है 5 किलोग्राम गेहूं का आटा, 5 किलोग्राम गेहूं का आटा मीन्स 45 गुणे 5, 45 गुणे 5, ये हमारा हो जाएगा 225 रुपए। 225 रुपए का उसने गेहूं का आटा खरीदा। 250 ग्राम पीसा हुआ धनिया, 250 ग्राम पीसा हुआ धनिया मीन्स कितने का खरीदा, 40 रुपए का। ठीक, उसके बाद जो है 250 ग्राम पीसी हुई मिर्च, 250 ग्राम पीसी हुई मिर्च कितने का खरीदा, 250 ग्राम पीसी हुई मिर्च कितने का खरीदा उसने, 60 रुपए का। ये 60 रुपए आ गया। उसके बाद जो है 2 किलोग्राम काले चने, 2 किलोग्राम क्या है, काला चना, तो 2 किलोग्राम क्या है, काला चना, इसका मतलब 9 दूने 18, 180 रुपए का उसने क्या किया, काला चना खरीदा। ठीक, और शेष बचे हुए रुपया, अब यहां से पहले हमें शेष निकालना पड़ेगा। उसके पास कितने थे, 1000 रुपए। 1000 रुपए में इतने रुपए का उसने जो है ये सब सामान खरीदे। अब इस 1000 रुपए में इन सब सामानों को खरीदने के पास उसके पास जो पैसा बचेगा उसी पैसे का वो क्या करेगा, बिस्किट खरीदेगा। और एक बिस्किट 20 रुपए का है, तो वो जो पैसा बचेगा उतने रुपए में कितने बिस्किट के पैकेट वो खरीदेगा, हमें ये निकालना है। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये हमारा हो जाएगा 5, 8 5 13, 13 2 15, 15 4 19, 6 25। उसके बाद ये होगा 5 6 8, 855 मीन्स उसने जो है 855 रुपए का सामान खरीदा और उसके पास टोटल कितना था, 1000 रुपया। तो शेष कितना बचेगा उसके पास, शेष कितना बचेगा, टोटल था 1000 माइनस 855, तो उसके पास बचेगा 145 रुपए। ठीक, उसके पास शेष कितना बचा, 145 रुपए। अब इस 145 रुपए में क्या करता है, वो बिस्किट खरीद लेता है एक। ठीक, वो क्या करता है, 145 रुपए में बिस्किट खरीद लेता है। तो देखो एक पैकेट बिस्किट कितने का ले रहा है, एक पैकेट बिस्किट वो 20 रुपए का ले रहा है। ठीक, एक पैकेट बिस्किट वो 20 रुपए का ले रहा है, 20 रुपए का। ठीक, तो 145 रुपए में 145 रुपए में वो कितने पैकेट बिस्किट लेगा, 145 रुपए में वो कितने पैकेट बिस्किट लेगा। ठीक, चलो 1 मिनट यहां सॉल्व करते हैं। 20 रुपए एक पैकेट, 20 रुपए का एक पैकेट लेता है। ठीक, तो इसका मतलब 20 रुपए का एक पैकेट, तो 145 रुपए का कितने लेगा, 145 रुपए का उसको जो है कितने पैकेट मिलेगा, 145 बटे 20। ठीक, 145 रुपए का उसको कितने पैकेट बिस्किट मिलेगा, 145 बटे 20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7.5 7.5 के आसपास जो है आएगा। ये सेकंड 20 सेकंड, तो 7.5 के आसपास जो है आएगा लगभग सॉल्व करने पे। ठीक, 7.25। तो इसका मतलब उसने कितने पैकेट बिस्किट खरीदे, 7 पैकेट बिस्किट जो है उसने खरीदे। अगला क्वेश्चन है ये। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं, दहाई के स्थान पर 2 अंक, दहाई के स्थान पर 2 अंक का गुणज है
और इकाई के स्थान पर 3 अंक का गुणज है। ठीक, दहाई के स्थान पर 2 अंक का गुणक है और इकाई के स्थान पर 3 अंक का गुणज है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखो, दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है जो 52 का एक गुणज है। ठीक, जो 52 का क्या है, एक गुणज है, संख्या बताइए। ठीक, अब देखो कह रहा है दहाई के स्थान पर अंक का, दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है और इकाई के स्थान पर जो अंक है वो 3 का गुणज है। ठीक, दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है जो कि 52 का एक गुणज है। ठीक, अब देखो इकाई दहाई के स्थान पर 2 का गुणज, मान लो 2 का गुणज 2 ही होगा। ठीक, और इकाई के स्थान पर 3 का गुणज मतलब 6 मतलब 26। ठीक, अब दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है, दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है। मींस अभाज्य संख्या का मतलब कि वे संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होगी, या तो हमारा 11 हो सकता है या तो 12 हो सकता है। कह रहा है जो कि 52 का क्या है, एक गुणनखंड है। तो देखो 13 चौको क्या होता है, 52, 9 और 4 कितना हो 13, 13 चौको 52, वह संख्या क्या होगी, 49 होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए, एक कार को भाड़े पर लेने के लिए किराए की दरें निम्न है। 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800 रुपए प्रति। ठीक, 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800 रुपए प्रति, अतिरिक्त घंटे के लिए 100 और प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपए। सुनील ने 250 किलोमीटर का सफर किया, ए से बी शहर तक किया। ठीक, सफर ए से बी तक शहर तक किया। उसने 7 बजे प्रस्थान किया और उसी दिन शाम को 4 बजे वह पहुंच गया। उसे कितनी राशि देनी पड़ी? ठीक, उसे जो है कितनी राशि देनी पड़ी? तो देखो वो सुबह कितने बजे निकला, वो सुबह जो है 4 बजे निकला। ठीक, वो कह रहे हैं ना वो सुबह 7 बजे निकला, सॉरी सुबह कितने बजे निकला, 7 बजे निकला। ठीक, ये मॉर्निंग में निकला और पहुंचा कब, वो इवनिंग, मीन्स कितने बजे, शाम को कितने बजे पहुंचा, 7 बजे। सुबह 7 बजे निकला और शाम को 4 बजे जो वो पहुंचा। ठीक, तो टोटल जर्नी उसने कितने घंटे की? टोटल जर्नी उसने 9 घंटे की तय की। टोटल जर्नी जो है उसने कितने घंटे की तय की है, 9 घंटे। तो देखो 8 घंटे में, 8 घंटे के लिए कितना देता है, 800 रुपए। 8 घंटे के लिए कितना देता है, 800 रुपए। 8 घंटे के लिए 800 रुपए देता है। 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800 रुपए। अतिरिक्त घंटे के लिए 100 रुपए। अतिरिक्त घंटे के लिए 100 रुपए, मीन्स जब 9वां घंटा, 8 घंटे के लिए 800, लेकिन जब वो 9वां घंटा जाएगा तो उसे क्या है, 100 रुपए और देना पड़ेगा। जब वो 9वां घंटा जाएगा तो 100 रुपए वो एक्स्ट्रा दे रहा है। ठीक, अभी देखो अतिरिक्त कितना दे रहा है। सुनील ने 250 किलोमीटर तक का सफर किया। ठीक, 250 किलोमीटर का सफर किया ए से बी तक शहर, ए से बी शहर तक का। अब देखो अतिरिक्त घंटे के लिए 100 रुपए यहां पे दे रहा है और यहां पे कितना दे रहा है, 80 रुपए। ठीक, यहां पे कितना दे रहा है, 100 रुपए, और यहां पे कितना दे रहा है, 80 रुपए। मीन्स यहां पे 9वां घंटा हो गया। ठीक, और उसके अलावा जो है मतलब टोटल जर्नी जो है यहां पे हो जाएगा उसका 10 घंटे का। ठीक, टोटल जर्नी जो है कितने का हो जाएगा, 10 घंटे का। 8 घंटे का ये हो गया। उसके अलावा यहां पे देखो 100 माइनस 80 इंटू, ठीक, कितना है, 10 रुपए प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपए, और प्लस, ठीक, और प्लस कितना है, 100, और प्लस कितना हो जाएगा, 100 रुपए जो है उसको एक्स्ट्रा और मिलेगा। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 800 प्लस 20 धामा 200, ठीक, 200 प्लस 100, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 1 11, 8 2 10 और 1 11 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा ये हमारा, 11 किलोमीटर। 8 और 2 10 2 11, मतलब कहीं पे मिस्टेक हो गई है। 8, अच्छा हाँ, यहां पे जो हमारा होगा 250 किलोमीटर, ये होगा 80 किलोमीटर है, यही गलती हो गई हमारा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे 100 नहीं 250 किलोमीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 250 माइनस 80,
चल यहां पे कर देते हैं। चल 800 प्लस, देखो 280 किलोमीटर तक के लिए 8 घंटे, 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800 रुपए। और यहां पे क्या है, सुनील ने 250 किलोमीटर तक का सफर तय किया, तो देखो इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 250 माइनस 80, 250 माइनस 80। और अतिरिक्त किराया दे रहा है, वो अतिरिक्त कितना दे रहा है, 10 रुपए, ये हमारा होगा 10 रुपए, ठीक, प्लस ये हो जाएगा 100, ठीक। अब इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 800 प्लस कितना हो जाएगा ये 1300, 250 25 में से 8 गया, कितना बचा 17, यानी कि 170 गुणे 10 यानी कि 1700 प्लस 100, कितना बचेगा टोटल 2600 रुपए जो उसे देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 2600 रुपए, ठीक। थोड़ा क्वेश्चन को समझेंगे तभी आप कर पाएंगे, क्वेश्चन को जितने बार समझेंगे, थोड़ा क्वेश्चन घुमाऊ हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन घुमाऊ हुआ है, समझेंगे जितना ज्यादा समझेंगे उतना ही ये समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अवरोही क्रम में, ठीक, ये होता है, एक होता है आरोही। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े क्रम में, ठीक, छोटे से बड़ा बढ़ता हुआ, ठीक, एक आरोही होता है और एक क्या होता है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, और एक क्या होता है अवरोही। अवरोही, अवरोही मतलब क्या होगा, पहले बड़ा होगा, ठीक, पहले क्या होगा, बड़ा होगा, बड़े से क्या होगा, छोटा, ठीक, बड़े से क्या होगा, छोटा, ये अवरोही क्रम होता है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर आएगी। अब देखो अवरोही का मतलब सबसे पहले बड़ा वाला देखते हैं, सबसे पहले बड़ा वाला कौन सा होगा, 9.99, ये सबसे बड़ा होगा, तो पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा, 9.909, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक। अब तीसरे नंबर पे कौन आएगा, 9.099, ठीक, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, 9.099, ये हमारा आएगा तीसरे नंबर पे, ठीक। हमसे क्या पूछ रहा है, तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर 9.099 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर 0, 100वें स्थान पर 0, ठीक, चलो यहां से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, चार अंक कह रहा है ना, कह रहा 100वें स्थान पर 100, 100वें स्थान पर 0, 100वें स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 100वें स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से 2 गुना है, ठीक, दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान से पे क्या है, वो 2 गुना है, ठीक, जबकि 1000वें स्थान पर अंक इकाई के स्थान से 3 गुना है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 2 बैठा दें, ये इकाई के स्थान पे हो गया, इसका 2 गुना कहाँ पे होगा, दहाई के स्थान पे, और 1000वें स्थान पे जो 1000वां स्थान होगा वो इकाई का क्या है, 3 गुना, मीन्स हमारा आंसर ये होना चाहिए 6042, ठीक, 6000 क्या होगा हमारा 42, ठीक, ये आंसर जो है हमारा होगा 6042। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 2 अंकों वाली संख्या, एक 2 अंकों वाली संख्या क्या है, 10x प्लस y, ठीक, और इन अंकों को पलटने पर, इन अंकों को पलटेंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा, पलटने पर बनी संख्या का योग, यानी कि दोनों का योग, ठीक, दोनों का योग जो है 10y प्लस x इक्वल टू कितना है, 88, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल टू 88, 11 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 88, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 8, ठीक, x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। उसके बाद कह रहा है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से क्या है, बड़ा है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से क्या है, बड़ा है। तो टोटल कितना 8 आ रहा है।
तो देखो इकाई में क्या होगा, y होगा, और दहाई में क्या होगा, x होगा। ठीक, और टोटल कितना यहाँ पे आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक, टोटल कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो देखो दहाई पे क्या आ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, ऐसी कितनी संख्या है जिनमें दहाई का अंक इकाई से क्या है, बड़ा होगा। तो देखो 5 और 3 कितना होता है, अगर दहाई का 5 रखेंगे तो इकाई का कितना रखेंगे, 8, कितना हो जाएगा, 8। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, दहाई में बड़ा रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, यहाँ पे इकाई में 2, कितना हो जाएगा, 8। फिर दहाई में बड़ा रखेंगे, फिर दहाई में बड़ा रखेंगे तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8। फिर दहाई में बड़ा रखेंगे, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8। आ गया समझ में। ठीक, तो इसका मतलब कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 4 संख्याएं ऐसी होंगी, ठीक, जिन जो है दहाई में, जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है ये, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया गया। प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप, कह रहा 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो देखो ये हमारा आयत है, ये हमने क्या किया, आयत बना लिया। कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 8 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 8 सेंटीमीटर। इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। इसको 4 भागों में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, बराबर हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक, 4 बराबर हिस्सों हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 5, ये कितना हो जाएगा, 4, सॉरी ये भी 5 होगा। ठीक, ये भी 5 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप। तो छोटा आयत तो यही बनना है हमारा, क्या बनना है, देखो लंबाई कितनी है इसकी, ठीक, ये 4:5 वाला, मीन्स हमें छोटा आयत ये मिल रहा है ऐसे, ये 5 है और ये क्या है, 4। इसका परिमाप क्या होगा, 2 × x + y, मीन्स दोनों को जोड़ो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 9 और दूने कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। ठीक, दोनों को जोड़ा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये, 18 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या को जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। जब एक अभाज्य संख्या में दूसरी अभाज्य संख्या को जोड़ा जाता है तो हमेशा अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, ये गलत है। ठीक, एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा किया जाता है तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। ठीक, एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा किया जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। चलो इसको थोड़ा सा कुछ लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते, ये भी गलत है। अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड होता है। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। ये इसका आंसर बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, ये आंसर इसका होगा, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है। अगला क्वेश्चन है ये, वह संख्या जिससे 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 आएगा, निम्न है। ठीक, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए होता है भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल, भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस क्या होगा, शेषफल। ठीक, ये होता है। अब इसमें कितनी संख्या दी है, 2 संख्याएं दी हैं, एक 88 दिया है, एक क्या दिया है, 160। ठीक, मतलब ये क्या है, ये भाजक है, ये क्या है, भाजक है। 2 इक्वेशन बनेगा इसमें। ठीक, ये पहले वाले के लिए हम लोग जो है भाज्य मानेंगे, इसके लिए भाज्य हम ठीक P1 मानेंगे और भाजक क्या मानेंगे, Q1 मानेंगे। ठीक, इसके लिए भाज्य P2 मानेंगे तथा भागफल क्या मानेंगे, Q2 मानेंगे। ठीक, आया समझ में। तो अब सॉल्व करते हैं। तो देखो कितना दिया हुआ, पहली संख्या 88, यानी कि भाजक कितना दिया, 88
बराबर P1 इंटू Q1, मतलब भाज्य इंटू भागफल, यानी कि P1 Q1, शेषफल कितना बच रहा है पहली वाली संख्या के लिए 3। ठीक, ये हमारा इक्वेशन कितना आ गया 1। ठीक, या P1 Q1 इजिकल टू आ गया हमारा 85। P1 Q1 इजिकल टू हमारा क्या आ गया 85 आ गया। ठीक, एक तो इक्वेशन ये आ गया, चलो इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। P1 Q1 इजिकल टू इतना आ गया। अब इसको देख लेते हैं दूसरे वाले को, 160 इजिकल टू P2 Q2 प्लस कितना है यहाँ पे 7 आ रहा है। कितना आ रहा है 7 आ रहा है। इसका मतलब P1 P2 Q2 इजिकल टू ये हो जाएगा 153। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि वह संख्या जिससे 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 आएगा। ठीक, तो कौन सी संख्या होगी भैया? ऐसा कौन सा संख्या है जिसके टेबल में क्या आता है 85 भी आता है और जिसके टेबल में 153 भी आता है, वो कौन सी संख्या है? तो 17 5 जा 85 और 17 9 जा 153, वह संख्या कौन सी होगी? 17 होगी। ठीक, वह संख्या कौन सी होगी? 17 होगी। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मालिनी के पास 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 36 है। ठीक, उसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक, टोटल सिक्के कितने हैं उसके पास? टोटल सिक्के उसके पास 36 है। टोटल सिक्के उसके पास कितने हैं? 36 है, ध्यान रखिएगा। और राशि कितनी है? राशि कितनी है यानी कि अमाउंट उसके पास कितना है? अमाउंट उसके पास टोटल 105 रुपए है। ठीक, तो 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। ठीक, हमने मान लिया 2 रुपए के सिक्कों की संख्या x है, तो 5 रुपए की कितनी हो जाएगी? 36 में से x घटाओगे, ये 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हो जाएगी। ठीक, अब इन सिक्कों की संख्या को हमें किस में कन्वर्ट करना है? अमाउंट में, मीन्स रुपए में। इसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो 2 रुपए का सिक्का है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो 5 रुपए का सिक्का उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टोटल हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? अमाउंट पे सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 36 पंजे 180 माइनस 5x इज इक्वल टू 105। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा, उधर ले जाओ, 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 180 में से 105 घटाया 75, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25। मीन्स 2 रुपए के सिक्कों की संख्या यहां पे हमें 25 मिल गई। कितनी मिल गई? 25 मिल गई। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 मिल गई और टोटल सिक्के कितने थे? 36 थे। तो बचे कितने? 11 ही तो बचे। तो इसका मतलब 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ठीक, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। ये सिक्के वाले सवाल आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मान ज्ञात कीजिए भैया। मानो ज्ञात कर लीजिए। चलो भैया इसका तो देखो, सबसे पहले क्या कर लेते हैं? इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 14.5 गुणे 3। 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 से। ठीक, तो जिसको 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 37.5। ठीक, ये हमारा आएगा 37.5। अब इसको क्या कर लेते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 और 14.5 43.5। तो ये हमारा हो जाएगा 43.5 प्लस 6 माइनस 37.5। इसको घटाएंगे इससे, कितना हो जाएगा? 6 बचेगा। ठीक, कितना बचेगा? 6 बचेगा। 43.5 में से 37.5 घटाएंगे, 6 बचेगा। और 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना बचे हो जाएगा? 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। एक बाग के, देखिए मैथ्स जो है कॉन्सेप्चुअल होता है और खासकर उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो बच्चे नए हैं, कृपया क्वेश्चन को आप जितनी बार पढ़ेंगे, ठीक, जितने ही ज़्यादा पढ़ेंगे क्वेश्चन उतने ही समझ में आएगा
और आप जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते उसको सॉल्व कर डालेंगे। ठीक, मीन्स पढ़ते ही पढ़ते उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, जैसा पूछ रहा है जो भी कंडीशन बना रहा है उसी कंडीशन में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक बाग के वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। ठीक, जामुन के वृक्षों की संख्या कितना है? 1/6 भाग है, ध्यान रखिएगा। आधे वृक्ष यूकेलिप्टस के हैं, आधे वृक्ष कितने हैं? यूकेलिप्टस के हैं। ठीक, बाकी पीपल के वृक्ष हैं, बाकी क्या है? पीपल के वृक्ष हैं। यदि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 है, यदि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 है तो बाग में पीपल के कितने वृक्ष हैं? तो बाग में पीपल के कितने वृक्ष हैं? अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मान लो टोटल बाग में वृक्षों की संख्या x मान लिया हमने। ठीक, बाग में टोटल वृक्षों की संख्या क्या है? x मान लिया, और जामुन के वृक्षों की संख्या इसका 1/6 मीन्स जामुन वाला जो हो जाएगा हमारा, इसका 1/6 मतलब इसका x/6 भाग हो जाएगा। आधे वृक्ष यूकेलिप्टस के हैं। ठीक, यूकेलिप्टस आधे हैं मीन्स x/2 कितने हैं? यूकेलिप्टस के हैं। और बाकी का मतलब क्या है? टोटल में से इस दोनों को घटा देंगे तो हमें क्या बचेगा? बाकी मीन्स अर्थात x माइनस x/6 प्लस x/2, ये बाकी। ठीक, किसके हैं? ये पीपल के हैं। किसके हैं? ये पीपल के हैं। ठीक, पीपल के हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस, ये आ जाएगा 6x प्लस 3x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4x अपॉन 6 इज इक्वल टू 2x अपॉन 6 इज इक्वल टू आ जाएगा x/3, मतलब पीपल के पेड़ों की संख्या आ जाएगी x/3। ठीक, पीपल के पेड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी? यहां से देखिए ये आया, फिर ये चले गए, x/3, ये आ गया हमारा x/3। अब हमसे पूछ रहा है पीपल के कितने वृक्ष हैं? तो देखो जामुन के कितने वृक्ष हैं? जामुन के 6 वृक्ष बता रहा है। जामुन के 6 वृक्ष मतलब x/6 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 36, यानी कि टोटल वृक्षों की संख्या आ गई 36। हमसे क्या पूछ रहा है? पीपल के, तो पीपल के क्या हो जाएगा? 36/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। तो कितने वृक्ष हैं? पीपल के 12 वृक्ष जो है पीपल के हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये। एक रेलगाड़ी विशाखापट्टनम से 1 सितंबर 2019 को सुबह 4:48 बजे, ठीक, सुबह 4:48 बजे प्रस्थान करती है। सुबह 4:48 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य स्थान पर 2 सितंबर को 17 बजे, मतलब आज सुबह गई है तो वो कल शाम को 17:37 पे पहुंची। ठीक, 17:37 पे पहुंची, मतलब सुबह 4 बजे आज छुट्टी होगी, तो आज जो ट्रेन जो है 10 तारीख को छूटेगी तो वो 11 तारीख को शाम को 5 बजे 17:37 पे क्या करेगी? वो पहुंचेगी। इस रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय, इस रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय, तो देखो 4 बजे छूटी तो सुबह 1 तारीख को 4 बजे छूटती है, तो 2 तारीख को 4:48 पे कितना हो जाएगा? उसके 24 घंटा तय कर लेगी वो। ठीक, यानी कि 2 तारीख को 4:48 पे वो 24 घंटा क्या कर लेगी? तय कर लेगी। ये हमारा हो गया 24 घंटा। अब पहुंच कितने बजे रही है? वो पहुंच रही है 2 तारीख को 17:37 पे। ठीक है, 2 तारीख को वो 17:37 पे पहुंच रही है, तो देखो सुबह 4 बजे यानी कि 4 घंटे को, ठीक, यानी कि हमें अब 24 घंटे तो हमारा निकल गया, इसको रुकिए, उसके अलावा हमें और टाइम निकालना है कि अब ये 4 बजे के बाद वह गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कितने घंटे लेगी, मतलब 24 घंटे के बाद और कितने घंटे वो ले रही है। तो इसका मतलब ये 17:37 में से 4:48 को हम लोग घटा देंगे तो हमें क्या है? एक्स्ट्रा टाइम जो है वो मिलेगा 24 घंटे के बाद वाला। तो देखो कितना है ये? 17 बज के कितना है? 37 मिनट। ठीक,
और घटाना कितना है 4:48 घटाना है हमें। तो देखो अब देखो ये क्या करेगा भाई, 37 मिनट में से 48 मिनट तो जाएगा नहीं, ये क्या करेगा बगल वाले से 1 घंटा मींस 60 मिनट क्या करेगा वो उधार ले लेगा, कैरी ले लेगा। ठीक, तो 60 और 37 कितना हो गया, 60 और 37 हो गया 97, 60 और 37 हो गया 97 मिनट। ठीक, ये कितना हो जाएगा 97। तो 97 में से 48 घटाओगे तो कितना बचेगा 49 मिनट। ठीक, 97 में से 48 घटाओगे बचेगा कितना 49 मिनट। और यहां पे कितना बचा 16, एक तो दे दिया, बचा 16 घंटा, 16 में से 4 गया कितना बचा 12। ठीक, कितना बचा 12। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा 24 घंटा यहां पे लिया और 12 घंटा 49 मिनट यहां पे लिया, तो 24 प्लस 12 घंटा 49 मिनट, 12 घंटा 49 मिनट। तो इसका मतलब 24 और 12 कितना हो गया 36 मिनट, 36 घंटा 49 मिनट पे जो है वो अपने गंतव्य स्थान तक क्या है पहुंची है। ठीक है, 36 घंटा 49 मिनट में जो ट्रेन है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंची। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी लंबाइयों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, बढ़ते क्रम में भैया। ठीक है, क्या पूछ रहा हमसे, बढ़ते क्रम में। तो देखो यानी कि सबसे पहले छोटा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला। ठीक, बढ़ते क्रम में ध्यान रखिएगा, लंबाइयों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो देखो यह है 5500 सेंटीमीटर 50 मिलीमीटर, 500 डेसीमीटर 3 सेंटीमीटर। ठीक, 55,000 मिलीमीटर 50 मीटर, 50 मीटर 5500 सेंटीमीटर 50 मिलीमीटर, 55,000 मिलीमीटर 500 डेसीमीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक, कौन सा होगा बढ़ता हुआ क्रम, ये होगा बढ़ता हुआ क्रम। 50 मीटर 500 डेसीमीटर 50 मिलीमीटर होगा। 50 मिलीमीटर दिया है क्या, ये कहीं पे मिस्टेक है, ये 50 मिलीमीटर, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, 50 मिलीमीटर होगा। ठीक, 50 मिलीमीटर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए। इसका आंसर जो होगा बढ़ता हुआ क्रम। ठीक, तो इसका हो जाएगा हमारा सबसे लास्ट में आ जाएगा 5500। ठीक, 5500, इसमें ऑप्शन सब गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये मिस प्रिंट है, देख लीजिएगा। अगला आइए, एक 270 सेंटीमीटर लंबे तार को एक आयत का रूप दिया गया। तार को क्या है, एक आयत का रूप दिया गया। इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक, अब देखो ये क्या है 270 सेंटीमीटर क्या है, लंबा तार है। मींस अगर हम आयत का परिमाप निकाल लें, आयत का परिमाप जो होगा इस तार के लंबाई के क्या होगा बराबर हो जाएगा। आयत का जो परिमाप होगा वो तार की लंबाई के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L + B। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है आयत का 50, तो 2 × लंबाई निकालना है 50 और टोटल लंबाई तार की कितना दिया हुआ है 270, कितना दिया हुआ है 270। बस सॉल्व कर लीजिए, ये होगा L + 50 = इसको डिवाइड करेंगे तो 135। ठीक, तो इसका मतलब L = आ जाएगा 135 - 50 = 85 आ जाएगा, 85 सेंटीमीटर आएगा। उसकी लंबाई जो है आयत की 85 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया, 35 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 305 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। ठीक, यह बताकर कि यह गलत है और उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। गलत, श्यामपट्ट पर सही उत्तर लिखकर, यह भी गलत है। उनको अपनी कॉपी में 10 बार सही लिखने के लिए देकर, यह भी गलत है। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाकर, ये होगा मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाकर, इसका क्या होगा आंसर
होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण यानी मानचित्र के कौन से पहलू विद्यमान है? मानचित्र का अर्थांकन, बिना पैमाने वाले आलेख, मानचित्र का अर्थांकन, बिना पैमाने वाले आलेख, किसकी बात कर रहा है? मानचित्र के कौन से पहलू विद्यमान है गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रमों में? तो देखो, मानचित्र का अर्थांकन ये तो है प्राथमिक में, तो बताया जाता है, मानचित्र का अर्थ बताया जाता है। बिना पैमाने वाले आलेख ये भी बताया जाता है। ठीक, और उसके अलावा संकेतों यानी प्रतीकों का प्रयोग ये भी बताया जाता है। पैमानों के अनुसार आलेख खींचना ये नहीं बताया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी होगा। ठीक, प्राथमिक में यही तो बताया जाता है। पैमाने के अनुसार आलेख खींचना ये सब जब हम लोग हायर क्लास में आते हैं, 6 से 8, 6, 7, 8, 9 में आते हैं, तभी ऐसी चीज जो है बताई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। अब देखो, पूर्णांक, चौपड़ तो बताया जाता है, टाइलिंग तो बताया जाता है, सममिति ये भी बताया जाता है। पूर्णांक जो है ये नहीं बताया जाता है। ठीक है, ये जो है 2005 के पाठ्यक्रम में जो है गणित में नहीं है, पूर्णांक जो है ही नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये, मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जा सकता है? ठीक है, किया जा सकता है, मानकों का प्रयोग बोल रहा है। किसका बोल रहा है? मानकों का प्रयोग बोल रहा है। तो संख्या बोध, भिन्न प्रतिरूप, भिन्न स्थानीय मान, आयतन, आयतन तो ये थोड़ी ना बताया जाता है, गलत। संख्या के बोध, प्रतिरूप, आयतन, जहां जहां आयतन है वो भी गलत हो गया। संख्या के बोध, चौपड़, स्थानीय मान, ये भी नहीं। क्या होगा? संख्या बोध, भिन्न प्रतिरूप। ठीक है, क्या है? संख्या बोध, भिन्न प्रतिरोध, भिन्न प्रतिरूप जो होगा ये इसका जो है आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? कौन सा कथन सही है भैया बताओ? चलो, समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग्य है। समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग्य है, किसने कहा भैया? ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को गणित कठिन लगता है, ये भी तो गलत है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि ग्रामीण वालों की गणित कठिन होती है। ठीक, या उनको कठिन लगता है। अध्यापक के विचारों का प्रभाव गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर होता है, ये सही है। ठीक है, अध्यापक के विचारों का प्रभाव गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, अगला क्वेश्चन ये, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है? कौन सी योजना उत्तम है? अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न उपलब्ध कराना। अभ्यास के लिए, ये तो गलत लग रहा है। प्राथमिक विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है? अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना, ये तो सही लग रहा है। कक्षा में क्विज, ये तो गलत होगा। ठीक, कक्षा में सामूहिक परिचर्चा, विचार विमर्श का संचालन करना, ये भी गलत होगा। इसका आंसर क्या होगा? 2। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये, एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है। ठीक, वह ज्यामिति विवेचन में वैन हील के अनुसार किस स्तर पर है? वैन हील के स्तर को जो है ज्यामिति के विवेचन में वैन हील के स्तर किस स्तर पर है? वो क्या कह रहा है? समोसे को त्रिभुज जैसा मान रहा है। ठीक है, तो वैन हील के अनुसार जो है वो 0 स्तर पर है। ठीक, कौन से स्तर पे है? 0 स्तर पे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है? ठीक, किसे संरचनात्मक गणित लक्षण का गणित कक्षा का लक्षण जो है माना जा सकता है? गणितीय परिभाषाओं को कंठस्थ करने को उच्च मान देना, गलत। अध्यापक का केवल सही उत्तरों को केंद्रित कराना, ये भी गलत है। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझाना कि कैसे भैया उन्होंने गलती की है, ये इसका आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये, गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। तो गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है, ये सही है। गणित
संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, यही गलत मिले, संख्याओं की पढ़ाई तक थोड़ी ना सीमित होता है, यही आंसर होगा इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों को त्रिविम दिक् स्थान समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है? क्या उपयुक्त नहीं है भैया? भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच दूरी का परिकलन करना, अरे यही तो है। ठीक, त्रिविम दिक् स्थान, इसकी कल्पना करना कि दी हुई रेखाओं पर मोड़ने के एक कागज का टुकड़ा कैसा दिखेगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है किसके? समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में। ठीक, विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए कि वे विभिन्न सूत्रों की खोज करें। विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए कि वे विभिन्न सूत्रों की खोज करें, ये गलत है। क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। किस, ये भी क्या है? एक मिनट, ये तो सही है। इसका आंसर कह रहा है क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया। भैया जब लाएंगे तभी तो पढ़ाएंगे, यही इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, यही इसका क्या होगा, मापन के औपचारिक मानकों का परिचय और परिपालन, यही इसका आंसर होगा। चलिए देखिए, ये जो लॉजिकल थ्योरिकल जो मैथ होती है, ये बहुत ही थोड़ा सा डीप होता है, इसको डीप समझना पड़ता है। जब तक इसको आप डीप नहीं समझेंगे तब तक इसको कर नहीं पाएंगे। और हाँ, आपका जो सिलेबस है उसको एक बार रिवीजन ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आप रिवीजन कर लेंगे तो बहुत से जो हेनले, जो अनेक वैज्ञानिक या अनेक जो मैथमेटिशियन होते हैं, उनकी जो थ्योरी आती है, तो उनकी थ्योरी से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अभी इसके क्वेश्चन आए भी है थ्योरेटिकल, तो आप जो है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर से देखा करें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से मुक्त सिरे वाले प्रश्न को पहचानिए। मुक्त सिरे वाले प्रश्न को पहचानना भैया, एक गत्ते के डिब्बे का आयतन 480 मीटर क्यूब है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर और 8 मीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? ये तो भैया बंद सिरा है। ठीक, ये तो नहीं होगा। एक गत्ते के डिब्बे की चौड़ाई, उसकी लंबाई, ये भी क्या है? गत्ते का डिब्बा बोल रहा है ना, तो ये भी क्या है? बंद है, ये भी नहीं होगा। एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये है खुला। ठीक है, ये क्या है? खुला, मुक्त सिरा है इसका। ठीक, आया समझ में? एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है? ये क्या है? एक मुक्त सिरे वाला है। बाकी सब जो है कुछ नहीं। आगे क्वेश्चन देखिए, अब यहां पे देखो बड़े कह रहा है, लेकिन यहां पे ये नहीं बता रहा कि आयत है कि वर्ग है, ये नहीं बता रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है? गलत है, यही इसका आंसर होगा। गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है सही नहीं है? गुणन का गठन योग की अवधारणा पर हुआ है। गुणन का गठन योग की अवधारणा पर हुआ है, ये तो सही है। भाग का गठन व्याकलन की अवधारणा पर हुआ है, ये भी सही है। पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर हुआ है, ये भी सही है। प्राकृतिक संख्याओं से ही पूर्णांक संख्याएं बनी है। भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ, ये गलत है। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? यही होगा। अगला क्वेश्चन है ये, प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानना भैया क्या है? भिन्नों को पढ़ाने के लिए, भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप कौन सा होगा? भिन्न की प्रतिदिन की अवधारणाओं का कक्षा की पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक, ये तो गलत होगा, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्राथमिक स्तर पर केवल आधे और चौथाई का परिचय दिया जाना चाहिए, ये भी गलत है। भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, सही बात है। विभिन्न की अवधारणाओं को विभिन्न स्थितियों तक क्या है? प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ये इसका आंसर होगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आज का, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वांछनीय नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन जो वांछनीय नहीं है? अवधारणाओं की समझ के आकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए। एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए। विद्यार्थियों के संदर्भ के प्रति आकलन को अति संवेदनशील होना चाहिए। यह आवश्यक है कि सभी बच्चों को उनकी गणितीय रुचि के अनुसार चुनौती दी जानी चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का सही अनुकरण
करना चाहिए, ये क्या वांछनीय नहीं है। इसका आंसर ये होगा। तो आज का जो हमारा जो टॉप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, इसको हमने आज 30 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर दिए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है इसी टाइप के क्वेश्चन आपके जो है रिपीट होते रहते हैं। इन्हीं क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इन्हीं सब क्वेश्चन आंसर के आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है आपके सीटेट और जो भी टेट और जितने भी यूपी टेट वगैरह क्वेश्चन होते हैं, यही सब क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आपको यदि वीडियो क्लास सही लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू फॉर क्लास।